नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी केवीएस के प्रश्न पत्र आए हुए थे पिछले साल के, हम लोगों ने उसका एक एक करके देखा। जितने भी प्रीवियस के हमारे प्रश्न पत्र जितने भी हैं सब हम लोग देख लिया। इसका प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं साथियों। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, 11 प्रैक्टिस सेट अब तक हम लोग देख चुके। जो केवीएस का एग्जाम आपका नजदीक है उसके ऊपर हम लोग क्या किया, 11 प्रैक्टिस सेट देख लिए साथियों। आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट रहेगा। हम देखेंगे कैसे कैसे हमने प्रश्न लाए हैं, उसको साथियों सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे जितने भी आपके शिक्षण में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग शुरुआत करते देखते हैं हमारा आज का थॉट क्या है, उसको देख लेते हैं एक बार। कहा गया साथियों, जिंदगी में हर हार हमें एक नई सीख देती है। जिंदगी में हर हार हमें एक नई सीख देती है साथियों। हमें क्या करते हैं, हम क्या चीज होता है कि हम सीखते किससे, हम हार से ही सीखते हैं साथियों। तो चलिए इसी क्रम में लोग देखते हैं आज का हमारा जो प्रश्न पत्र आया हुआ हम उसको देखेंगे और प्रश्न को एक एक प्रश्न को समझते हुए सॉल्व करते हुए उसको चलेंगे, आगे चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा साथियों दिया है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम विधि नहीं है। कहा है साथियों कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम विधि नहीं है। शिक्षण अधिगम विधि नहीं है, क्या अवलोकन विधि, क्या वैज्ञानिक विधि, क्या क्षेत्र का दौरा करना, या फिर परियोजना विधि। तो पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण में अवलोकन विधि सार्थक होती साथियों। बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जहां भी जाते हैं वहां पर क्या करते हैं, उनको अगर खोजपूर्ण अधिगम का अवसर मिलता है तो वहां पर क्या होता है, अपने संपूर्ण मतलब चारों तरफ का अवलोकन करके उसके बारे में वो सीखते हैं, समझते हैं। तो ये तो है साथियों। बाकी क्षेत्र का दौरा, पर्यावरण में क्षेत्र का दौरा करना बहुत ही अच्छा साध्य माना जाता है साथियों। बच्चे क्या करेंगे, उसमें जाएंगे, उसको देखेंगे, स्वयं से करके उसको क्या करेंगे, कोई भी चीज समझेंगे। तो ये भी आपका सही होगा। बाकी परियोजना विधि अगर बच्चे क्या करेंगे, कोई भी परियोजना, कोई प्रोजेक्ट अगर बनाएंगे किसी चीज के बारे में पर्यावरण को लेकर, तो वो भी क्या होगा, सीखना उनके लिए उत्तरदायी होगा, सार्थक होगा साथियों। तो ये क्या होगी, परियोजना विधि भी। लेकिन साथियों वैज्ञानिक विधि, अगर पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम विधि नहीं, तो वैज्ञानिक विधि से इसमें कोई वो नहीं है साथियों। और सब तीनों विधियां आपकी कौन सी हैं, अवलोकन विधि, क्षेत्र का दौरा करना और परियोजना विधि। ये सब कैसी विधि है, तो ये सब शिक्षण अधिगम विधि किसके लिए, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं ये सब। बाकी आपकी कौन सी विधि नहीं है पूछा, तो आपकी वैज्ञानिक विधि यही ऑप्शन बी जो दिया यही क्या होगा, नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेंगे। दिया है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक, अन्वेषण के मतलब क्या होता है साथियों, खोजपूर्ण अधिगम के इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखना पसंद करती है। ऑप्शन पहला दिया है, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के लिए उन्हें उत्सुक करना। बी है, स्रोतों के आधार पर उनको कल्पनाशील बनाना। सी है, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या होना, प्रोत्साहन करना। और डी है, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो ये क्या होगा साथियों कि अन्वेषण को क्या करना है, खोजपूर्ण अधिगम को इच्छुक रचनात्मक क्रियात्मक संरचनात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए एक प्राध्यापक जो शिक्षिका होती है वो क्या करती, शिक्षार्थियों किस रूप में देखना पसंद करेंगी। तो सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने बच्चे क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कोई भी चीज अगर अपने समाज से उसमें समाज रहकर उस चीज को व्यवहार के रूप में अगर सीखेंगे तो क्या होगा, उसको अच्छे से उस चीज को समझेंगे। बाकी स्रोत के आधार पर कल्पनाशील, कोई भी स्रोत के आधार पर क्या होगा, कल्पनाशील चिंतन तर्क वितर्क करके भी क्या करेंगे, उसके अंदर उस चीज को खोजेंगे। ये भी सही है। समस्या के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले जो बच्चे रहते हैं उनको क्या होता है, समस्या जो भी समस्याएं रखी जाती है उनके सामने वो क्या करते हैं, उनका समस्या का समाधान करते हैं और कोशिश करते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। ये भी बच्चे आपके आएंगे। लेकिन साथियों विवादास्पद उच्चतर शिक्षा के स्तर पर ये स्थगित करने वाली बात ये क्या होती है, हमारी नहीं होती साथियों, क्योंकि विवादास्पद मतलब ये सब मुद्दे नहीं उसमें शामिल होते हैं। खासकर उच्चतर या प्राथमिक कक्षा दोनों के लिए क्या होंगे, ये नकारात्मक होंगे। तो ऑप्शन यही हमारा गलत माना जाएगा। बाकी पहला दूसरा तीसरा जो ऑप्शन दिया आपका वो सही होगा। तो देख लेते हैं किसमें है, पहला दूसरा तीसरा हमारा सी वाला ऑप्शन में है। पहला दूसरा और तीसरा यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी वाला जो दिया है यही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या होगा। मतलब कोई शिक्षक क्या कर रहा है, कोई शिक्षक या शिक्षिका क्या कर रही है, विवादास्पद मतलब विवाद के बारे में, विवाद स्पर्श के बारे में बता रही है मामलों में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में
आपको पढ़ा रही तो उससे आपको क्या समझ में, क्या सीख मिलेगी, क्या चीज समझेंगे। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। बी है सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। सी है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। और डी है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। तो जब विवादास्पद मामलों में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका पढ़ा रही होती है तो समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। ये सब नकारात्मक विषय, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाली चर्चा करना चाहिए, पहलुओं पर चर्चा करनी है, मुकाबला करना बचना। बिल्कुल क्या करना चाहिए, कोई भी चीज विवाद पर अगर कक्षा चल रही हो तो उसमें क्या करना है, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। एक योजना निर्धारित करनी चाहिए, उसके अनुसार क्या करना चाहिए, कक्षा का माहौल इस प्रकार बनाना चाहिए कि बच्चों को क्या हो, नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और उस चीज को क्या करेंगे, अगर ऐसी कोई टॉपिक आप उठा रहे तो उस चीज को क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, उस पर वो चर्चा विचर्चा तर्क वितर्क करके उसको समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। हमारा अगर बी ऑप्शन यही क्या होगा साथियों, कहे तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। कहता है साथियों सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। ऑप्शन पहला है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना, दूसरा है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना। क्या कहा साथियों, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना, बी है क्या मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना। तो सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो इस राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना आपका ये भी सही होगा। बाकी जो उसमें मूलभूत जितने भी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं समाज में, समाज के दृष्टिकोण से, वो भी क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। तो ऑप्शन पहला और दूसरा हमारा जो बी वाला दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, पहला और दूसरा। चलिए अगला बढ़ते प्रश्न देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी है वाल्टर रॉबिन्सन स्मिथ और ऑप्शन डी है कौन, मैक्स वेबर। तो द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के लेखक आपके कौन है साथियों, ये कौन है आपके वाल्टर रॉबिन्सन स्मिथ। बहुत फेमस पुस्तक इनकी है, बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। किसकी पुस्तक है, वाल्टर रॉबिन्सन स्मिथ की ये पुस्तक है। क्या कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अधिगम में संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए है E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, अगला है E.R. गुथरी, फिर क्या है I.P. पावलोव, मतलब इवान पेट्रोविच पावलोव। तो क्या होगा साथियों, अधिगम के अगर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की बात करें, क्या यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, बिल्कुल नहीं साथियों। B.F. स्किनर ने दिया नहीं, गुथरी ने दिया नहीं। ये किसका सिद्धांत साथियों, ये सिद्धांत है पावलोव का। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है ये किसका सिद्धांत है, इवान पेट्रोविच पावलोव या फिर I.P. पावलोव का सिद्धांत है। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अचेतन मन के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम तकनीकी है। अचेतन मन के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम तकनीक क्या है, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपण, ये सभी। तो इसमें क्या होता है, अचेतन मन के अध्ययन में ये क्या होती साथियों, वस्तुनिष्ठ नहीं होती, आत्मनिष्ठ नहीं होती, क्या होती है, प्रक्षेपण होती है। हमारा सी वाला ऑप्शन जो होता है ये क्या होगा, ये कैसी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के मन को श्रेय देता है जो उनके मन में रहता है, यही क्या होता है, हमारा प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इसको किसने दिया, तो इसको दिया है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, तो प्रक्षेपण क्या होती है, प्रक्षेपण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, दूसरे के मन को श्रेय देता है जो उनके मन में रहता है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी है व्यक्ति का विकास करना, ऑप्शन सी है परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना और ऑप्शन डी है क्या किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। तो शिक्षा का आधारभूत क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ी बात होती है क्या, व्यक्तित्व का विकास करना।
शिक्षक का मुख्य उद्देश्य यही होता, आधारभूत उद्देश्य यही होता। तो ज्ञान प्रदान करना नहीं साथियों, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्रदान करना ये भी नहीं होता, किसी व्यवसाय तैयार करना, बल्कि क्या होता है, व्यक्ति का विकास करना, व्यक्तित्व का या फिर व्यक्ति का विकास करना, यही क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, मूलभूत उद्देश्य यही होता है शिक्षा का। ऑप्शन बी हमारा जो दिया है वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है। पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन से, बी है सामाजिकरण से, सी है नगरीकरण से और डी है आधुनिकीकरण से। तो बात करते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह किस कौन निर्धारित करता है? पूर्वाग्रह निर्धारित कौन करता है? हमारा समाज करता है। ये क्या होते हैं, हमारे समाज के द्वारा बनाए हुए क्या है, मानवीय मूलदंड, ये सब जो निर्धारित किए जाते हैं, कौन निर्धारित करता है? हमारा समाज ही तो इसको बढ़ावा देता है, इसको इस चीज को बढ़ाया, इस चीज के बारे में बताता है। तो साथियों सामाजिकरण परिवर्तन से तो उसको पूर्वाग्रह के बारे में जानकारी मिलेगी नहीं, नगरीकरण से नहीं मिलेगा, आधुनिक, बल्कि किससे, हमारे सामाजिकरण से मिलेगी। ऑप्शन बी जो दिया है यही यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। सामाजिकरण से क्या होती है, पूर्वाग्रह का विकास का घनिष्ठ रूप से संबंध किससे है? तो साथियों सामाजिकरण से, समाज से। हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रेस्मर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। क्रेस्मर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, तो इन्होंने कितने भाग, कितने आधारों पर बांटा है साथियों? उन्होंने 4 आधार पर बांटा है। कौन कौन सा है? तो पहला इसमें देखिए कौन सा होगा, पूछा क्रेस्मर के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार कौन सा होगा? शारीरिक गठन, मूल्य, सामाजिक अंतरक्रियाएं, प्रकृति। तो प्रकृति, सामाजिक अंतरक्रियाएं, मूल्य नहीं हुआ साथियों, ये क्या होगा, शारीरिक गठन जो है ये क्या होता है, क्रेस्मर के जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया उससे संबंधित कौन सा है? तो शारीरिक गठन, जो ऑप्शन ए दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई है। डाइट की स्थापना निम्नलिखित के शिक्षकों की बात करता है साथियों, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई है। ऑप्शन ए है पूर्व प्राथमिक स्तर, बी है प्राथमिक स्तर, सी है माध्यमिक स्तर और डी है उच्च स्तर। तो डाइट की जो स्थापना हुई है वो अगर बात करें साथियों निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु हुई है, तो ऑप्शन क्या होगा, पूर्व प्राथमिक स्तर नहीं साथियों, माध्यमिक नहीं, उच्च नहीं, बल्कि किसके लिए हुई? तो ये हमारे प्राथमिक स्तर, प्राइमरी एजुकेशन जो होगी प्राथमिक स्तर के लिए हुई है। किसकी स्थापना? हमारी डाइट की स्थापना प्राथमिक स्तर के उद्देश्य के लिए हुई है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के किस घटक पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब कहा है बुद्धि के किस घटक पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए है जी कारक पर, ऑप्शन बी है यस कारक पर, ऑप्शन सी है जी और यस कारक दोनों पर, ऑप्शन डी है क्या किसी भी कारक पर नहीं। तो साथियों एक क्या होते हैं, एक जी कारक होता है, एक क्या होता है, यस कारक होता है। तो ठीक है साथियों उसको देखते हैं, तो किस पे नहीं पड़ता है पूछा है, तो क्या होता है, विकास के किस, बुद्धि के किस घटक पर प्रशिक्षण का प्रभाव, मतलब जो कुछ भी सीखते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साथियों किस पर नहीं पड़ता? तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, जी कारक पर ये प्रभाव नहीं पड़ता साथियों। ऑप्शन ए जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम के संस्थिति सिद्धांत में जीवन विस्तार का मुख्य घटक है। अधिगम के संस्थिति सिद्धांत में जीवन विस्तार का मुख्य घटक क्या होता है? क्या लक्ष्य माना जाता है, क्या व्यक्ति माना जाता है, कि बाधाएं, की शक्ति? तो अधिगम के संस्थिति सिद्धांत में अगर जीवन का विस्तार का मुख्य घटक माने तो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? व्यक्ति होता है। व्यक्तित्व जो होता है वही क्या होता है, व्यक्ति। ऑप्शन बी जो दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा, कि अधिगम के संस्थिति सिद्धांत में जीवन का विस्तार का मुख्य घटक कौन माना जाता है? आपका व्यक्ति माना जाता है। ऑप्शन बी जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त भूमिका का एक निर्धारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त भूमिका का एक क्या है साथियों, निर्धारक है? ऑप्शन ए है जन्म क्रम, ऑप्शन बी है व्यवसायिक परिस्थिति, ऑप्शन सी है रुचि, ऑप्शन डी है शैक्षिक उपलब्धि। अगर कौन प्रदत्त भूमिका, कौन प्रदत्त भूमिका का एक निर्धारक कौन करता है साथियों, ये हमारा कौन करता है? ऑप्शन पहला ही सही होगा, हमारा जन्म क्रम ही क्या करता है, इसको निर्धारित करता है, इसको निर्धारित करता है। हमारा ऑप्शन जो है ये सब बाकी सही गलत है साथियों, ऑप्शन पहला ही दिया है जन्म क्रम, वही क्या होगा, वहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलॉसफी 2 शब्दों के योग से बना है। फिलॉसफी किन 2 शब्दों के योग से बना है? ऑप्शन ए फिलियन सोफिया, ऑप्शन बी है फिलोसोफिया, ऑप्शन सी है फी प्लस लोसोफिया, ऑप्शन डी है फिल प्लस ओसोफिया। तो फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलकर बना साथियों, वो कौन से 2 शब्द आपके हैं?
क्या फिलेयन प्लस सोफिया है, क्या फिलो प्लस सोफिया है, क्या फी प्लस सोफिया है, फिल प्लस ओसोफिया है। तो साथियों हमारा फिलोसफी कौन शब्द, दो शब्द फिलो प्लस सोफिया से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका फिलो का अर्थ क्या होता है साथियों, फिलो का अर्थ होता है प्रेम और प्लस सोफिया का अर्थ होता है क्या, ज्ञान, जिसका अर्थ अगर कहें तो क्या होता है साथियों, ज्ञान से प्रेम, ज्ञान से प्रेम करना। तो साथियों ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो दिया वही क्या होगा सही होगा। फिलो का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, अर्थात ज्ञान से प्रेम करना। बी ऑप्शन जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बात करता साथियों अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी है स्पीयरमैन, सी है कोहलर, डी है आपका जड। तो साथियों अगर समान तत्वों की बात करें सिद्धांत का अगर अधिगम में तो आपका किसने किया है, तो थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन पहला ही जो हमारा दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, किसने किया है, तो थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है साथियों। निम्नलिखित में से कौन पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है। ऑप्शन ए है बालवाड़ी, ऑप्शन बी है आंगनवाड़ी, ऑप्शन सी है नर्सरी स्कूल, ऑप्शन डी है किंडरगार्टन। तो बात करता है किसकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन सा आपके शामिल होते साथियों, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और किंडरगार्टन शामिल होते हैं, और कौन नहीं शामिल होता, ये नर्सरी स्कूल जो आपका सी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। ऑप्शन ए है आदर्शवादी, ऑप्शन बी है मानववादी, ऑप्शन सी है प्रकृतिवादी, ऑप्शन डी यथार्थवादी। तो किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए साथियों, ये किसके अनुसार होना चाहिए, तो साथियों हमारा पहला ही ऑप्शन क्या होगा, आदर्शवाद के अनुसार क्या होना चाहिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, ठीक है साथियों, किसके अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार। तो ऑप्शन पहला ही हमारा जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है क्या, बालक के सामाजिकरण की, बी है सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, सी है बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की, और डी है बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। तो विकास क्या होता है, विवेकानंद के अनुसार क्या पूछा है, शिक्षा एक प्रक्रिया है, तो बालक के सामाजिकरण की सभी से पूर्ण विकसित नहीं, बालक में सर्वोत्तम बाहर, बल्कि क्या होता है बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही क्या होता है, शिक्षा होता है साथियों। यही ऑप्शन हमारा जो डी दिया है यही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया था। ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन समिति, ऑप्शन बी है राममूर्ति समिति, ऑप्शन सी है हरटांग समिति, ऑप्शन डी है हंसा मेहता समिति। तो साथियों अगर बात करते सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन, अपव्यय मतलब क्या होता है, अपव्यय मतलब अवरोधन मतलब फिजूल खर्ची जो होते हैं उस चीज के बारे में क्या होता है उसको रोकना। तो साथियों कौन सी समिति ने किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं सर, राममूर्ति नहीं, हंसा मेहता नहीं, बल्कि किसने किया था, हरटांग समिति। कौन सी समिति होती है हरटांग समिति, ये कब आई थी, तो आती है 1928 से 29 में आती साथियों। ये क्या करती है, प्राथमिक मतलब जो प्राथमिक में जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा के लिए अपव्यय एवं अवरोधन पर क्या करती है, विचार करती है। कौन सी समिति, हरटांग समिति। हमारा जो सी ऑप्शन सही होगा वही क्या है सही साथियों, 1928-29 में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई शिक्षक किसी छात्र की प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर पुनर्बलन देता है तो निम्नलिखित किस प्रकार का पुनर्बलन दे रहा है। यदि कोई शिक्षक किसी छात्र की कौन सी अनुक्रिया पर, चौथी अनुक्रिया पर, प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर क्या करता है, पुनर्बलन देता है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का पुनर्बलन का प्रयोग करता है। निश्चित अनुपात रूप का, निश्चित अंतराल रूप का, परिवर्तनशील अंतराल रूप का, या फिर परिवर्तनशील अंतराल रूप का। तो साथियों इसमें क्या होता है कि यदि कोई शिक्षक किसी छात्र का प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर क्या करता है, पुनर्बलन देता है, तो निम्नलिखित किस प्रकार का पुनर्बलन दे रहा है। तो साथियों इसमें वो किस प्रकार का दे रहा है, हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, निश्चित अनुपात रूप का।
उसमें क्या कर रहा है वो एक निश्चित अनुपात के अनुसार उसको क्या कर रहा है पुनर्बल मतलब पुनः बल दे रहा है। तो ऑप्शन पहला ही हमारा जो दिया वही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व तो स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंप देने का सुझाव दिया गया था। तो साथियों प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंप देने का दायित्व मतलब सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है कौन सा हंटर आयोग। तो बात करता है क्या प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंप देने का सुझाव किसने दिया था? ये आपका दिया था हंटर आयोग। कौन सा आयोग ने दिया था? तो हंटर आयोग कब आता है? 1882 से 1883। कब आता है साथियों? 1882-83 में आता है। और ये क्या करता है प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंप देने का अगर विचार की बात करता है तो कौन सा देता है? ये हमारा हंटर आयोग जो आता है यही क्या करता है देता है। ऑप्शन डी जो दिया है वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे अनिवार्य है? मतलब कौन सी परिस्थिति सीखने की प्रक्रिया के सफलता के लिए सबसे अनिवार्य होती है? ऑप्शन ए हमारा सीखते समय अवधान, क्या सीखते समय अवधान उत्पन्न करना, सीखे कार्य का अभ्यास हुए, सीखने वाले का उच्च बौद्धिक स्तर, या फिर सीखने वाले का अप्रेरणा स्तर। तो कौन सी परिस्थिति सीखने की प्रक्रिया के लिए सफलता के लिए सबसे अनिवार्य मानी जाती है? तो साथियों इसमें क्या होगा हमारा चौथा ऑप्शन जो दिया है कि जो सीखने वाले का अप्रेरणा स्तर होता है। जब तक बच्चा आंतरिक रूप से अप्रेरित रहेगा तब क्या होगा सीखने के लिए क्या होगा सफलता में सबसे अनिवार्यता यही माना जाएगी सीखने की प्रक्रिया में उसकी परिस्थिति सीखने वाले का अप्रेरणा स्तर। हमारा जो डी ऑप्शन दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए नैतिक प्रदान करना, बी है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सी है स्वावलंबन की भावना विकसित करना, और डी है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो बेसिक शिक्षा की अगर बात करते हैं ये क्या होता है स्वावलंबन, स्वावलंबन की भावना विकसित करना, यही क्या होगा ऑप्शन सी हमारा जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही है। कौन सा? ऑप्शन सी स्वावलंबन की भावना विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित कब किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, बी है वर्ष 1965 में, सी है वर्ष 1972 में, और डी है वर्ष 1976 में। तो ये कब होता है साथियों? ये हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया है 42वां संविधान संशोधन 1976 जो दिया है यही क्या होगा हमारा सही होगा। डी वाला ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने संचालित करने का अधिकार दिया गया है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यक वर्ग के आते हैं उनको मतलब अपनी संस्थाएं स्थापित करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो देखते हैं 26वें में, 30वें में, 31वें में, 21वें में। तो इस किसमें किया गया साथियों? भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया। हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा साथियों सही होगा। कौन से अनुच्छेद में? 30वें अनुच्छेद में हमारा जो बी ऑप्शन है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा क्या प्रस्तावित नहीं किया गया था? शिक्षा आयोग की बात जब भी करें साथियों आप अच्छे समझिए कौन सा शिक्षा आयोग मतलब कोठारी आयोग। किसको कहते हैं? कोठारी आयोग को किस नाम जानते हैं? शिक्षा आयोग नाम से। अगर वही भारतीय शिक्षा आयोग की बात करता है तो मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग, ठीक है। तो कोठारी आयोग की बात करें शिक्षा आयोग कब आता है? 1964-66 में आता है साथियों। इसमें पूछा है कि जब प्रस्तावित हुआ तो क्या नहीं कहा गया था उसमें? उत्पादन हेतु शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा, और डी है शिक्षा और प्रजातांत्रिक मूल्य। तो निम्नलिखित में शिक्षा जब 1964-66 में आता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जो होते हैं ये क्या करते हैं कौन चीजें बताते हैं उसमें पंचमुखी जो उन्होंने अपने बताया, त्रिभाषा का सूत्र भी इन्होंने दिया है। तो इसमें क्या होता है उत्पादन हेतु शिक्षा, सामाजिक राष्ट्रीय हेतु शिक्षा, शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों का होता है। ये क्या होता है इस सब चीजें शामिल नहीं शामिल होता है क्या? शिक्षा का निजीकरण, निजीकरण की इन्होंने कोई बात नहीं की गई। हमारा जो बी ऑप्शन होगा वही क्या होगा नहीं पूछा है तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना,
दूसरा है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तीसरा है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों व्यक्तित्व भिन्नता क्या होती है? कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। हमारा यही क्या व्यक्तित्व भिन्नता यही कहती है साथियों। हमारा बी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने का सही क्रम होगा। भाषा सीखने का सही क्रम क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। सी है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। और डी है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो भाषा सीखने का अगर सही क्रम की बात करते हैं साथियों, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको सुबोपली से याद कर लीजिए साथियों। क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इससे इसको आप याद कर लीजिए। तो ऑप्शन पहला ही हमारा जो दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना वही सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। वाइगोस्की के संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या होती है? वाइगोस्की के संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या होती है? ऑप्शन ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। सी है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। और डी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। तो बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है बच्चे हम केंद्रित होते हैं और बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन, बल्कि ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगर बच्चों की व्यक्तिगत वाक की बात करता है तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं और उसको सीखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा साथियों। तो ये थे साथियों हमारे 30 प्रश्न जो क्या हुए कंप्लीट हुए। तो साथियों आप हमारे चैनल को पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जमकर एकदम जमकर साथियों शेयर कीजिए। ठीक है, एकदम शेयर करते रहिए आप लोग। और आपको कोई भी डाउट तो आप साथियों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।